Namaste to all. Before starting the lecture, first of all, I would like to thank Dr. Kusagri Singh ma'am for giving me this opportunity. So, in this session, I will be able to interact with the participants across India. So, it will be definitely a very beneficial session for everyone. In this session, we will discuss about the vocabulary of IKS. As we know, that in Indian knowledge system, every word, every particular word has particular meaning. Means if you are saying a single letter, means you can find a dictionary which is related to directly with the single letters. Means that is called Ekakshari Kosh. That is the dictionary of single letters. Means every letter has a specific meaning. So we can think about this, that every word which is given in the Sanskrit text or in the Vedas or in the Vedangas or in any book of Sanskrit, every word has its particular meaning. So there will be what is the process for decoding that words in Hindi or in Sanskrit or in any language. So we will discuss these all the things in this session. First of all, I will start from that where is the origin or what is the origin of you can say Indian knowledge system. In this regarding this, at the last session, Dr. Tiwari sir has delivered his lecture on about the Indian knowledge system. इसके बाद से आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से कि पिछली बार तिवारी सर ने भी लास्ट क्लास में इसके बारे में आपको बताया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल होती हैं। फिर उन्होंने 14 विद्याओं के बारे में निश्चित है हमें कि जो है चर्चाएं की होंगी, और इसके बाद से हमने ये देखा कि मोस्टली everyone say about this thing that Vedas are the root of Indian knowledge system. भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल हैं वो मुख्य रूप से वेद हैं। तो जब हम इस डिस्कशन की ओर आगे बढ़े कि भाई वोक्यूबुलरी ऑफ आईकेएस की जब हम बात कर रहे हैं, वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वोक्यूबुलरी ऑफ आईकेएस, सो व्हाट आर द मेथड्स, क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम डिकोड कर सकते हैं, वी कैन डिकोड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, कैसे पर्टिकुलर शब्द को हम कैसे जान सकते हैं। और एक इसके पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एक कहूंगा कि एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके साथ कंडक्ट करना चाहूंगा कि इस वोक्यूबुलरी की जरूरत क्या है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि वोक्यूबुलरी ऑफ आईकेएस क्यों इसको समझना जरूरी है। हमारे पास में कोश हैं, वी हैव डिक्शनरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज. Moyner Williams, there is a dictionary which is called Moyner Williams dictionary, and there are a lot of dictionary in the Sanskrit tradition. So Sanskrit to Hindi dictionary, Sanskrit to Bangla dictionary, so there are a lot of dictionaries. तो क्या हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करने की जरूरत पड़ रही है, और आईकेएस के इस सेशन में एक स्पेसिफिक सेशन रखा गया है कि वोक्यूबुलरी ऑफ आईकेएस। मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके दिमाग में एक छोटा सा फ्रेम क्रिएट करेगा कि हम इसको क्यों समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हम महाभाष्य की बात करते हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द महाभाष्य विच इज रिटन बाय महर्षि पाणिनि, ही सेज कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे मर्ते च कामधुक् भवति। मतलब इसका क्या हुआ कि एक शब्द को अगर आपने अच्छे से जान लिया, उसका अच्छे से अर्थ समझ लिया और उसको अच्छे से आपने प्रयोग कर लिया, तो वो आपको इस लोक में और परलोक में, इन दोनों ही लोकों में मतलब यश को देता है, आपको गौरव को देता है, वो आपको प्रतिष्ठा को देता है, एक आपको रिकॉग्निशन देता है। तो अच्छा, दूसरी बात, आज के समय में एक बड़ा आप देख रहे हैं प्रॉपर कंट्राडिक्शन है। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द इंडियन नॉलेज सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पीपल सेज दैट इट इज रिटन इन द वेदास, बट एक क्वेश्चन आता है कि वेद में है तो कहाँ है? हाउ कैन वी नो दैट इट इज रिटन इन दिस वेदा, और वेयर इज इट रिटन, ये कहाँ लिखा हुआ है वेद? और हम एक कॉमन आदमी से जब किसी से भी पूछते हैं, और खास करके भारतीय ट्रेडिशन का भी अगर कोई एक व्यक्ति है, तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाई ये तो हमारे वेदों में है, ये तो हमारे वेदों में है। तो हम कैसे इसको जान सकते हैं? हाउ कैन वी डिकोड? अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आती है कि क्या वेदों में अगर सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वेद को सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि जब हम वेद कहते हैं
तो वेद में जो है वेद के 4 भाग आपको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों चीजें वेद नाम से कही जाती हैं। ये इन 4 चीजों का एक कह सकते हैं कि संग्रह है वेद, जिसमें कि संहिता भाग है, आरण्यक है, मंत्र है, सॉरी संहिता है, आरण्यक है, उपनिषद है और ब्राह्मण है, ये 4 चीजें। तो ये इनको मिलाकर के वेद की संज्ञा दी गई है। और आप एक बात और जानते हैं कि वेदों में जब मंत्रों को स्थापित किया गया या जब ऋषियों ने लिखा, क्योंकि वेद कोई एक ये कह सकते हैं कि एक स्टोरी नहीं है, स्टोरी टेलिंग नहीं है। ऋषियों ने जो फेनोमेना देखा, जो इंसिडेंट्स देखे, उनके प्रिंसिपल्स को मूल रूप से वेदों में स्थापित किया। ये हम सब जानते हैं, एक ये वेल नोन फैक्ट है। और मैं आपको लेके आऊंगा सीधे इसी पे कि इनको कैसे हम समझेंगे। तो ये बात आई, तो वेदों में किसी एक सब्जेक्ट का मंत्र किसी एक जगह पे हो, या ऐसा नहीं था। आप अगर एक संदर्भ में देखेंगे तो एक प्रसंग आता है, मंत्रास्तु बहुअर्थका। मंत्र जो है डिफरेंट मीनिंग है, मंत्राज है डिफरेंट मीनिंग। उनके पास मतलब एक मंत्र को जब अलग अलग पर्सपेक्टिव में आप अर्थ करेंगे तो उसी का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आध्यात्मिक अर्थ भी आएगा, और उसी मंत्र का एक भौतिक अर्थ भी आएगा, जो कि आपके और हमारे सामान्य व्यवहार के लिए लोक में प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। हम सब जानते हैं कि एक शुक्ल यजुर्वेद, देयर इज अ मंत्र इन शुक्ल यजुर्वेद इन माध्यान्दिन संहिता विच इज कॉल्ड पुरुष सुक्त। इन पुरुष सुक्त देयर इज अ मंत्र, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद सांगुलम। इट इज अ मंत्र विच इज गिवन इन द शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन संहिता. So, in this mantra, Acharya rishis are describing the, you can say, figure of भगवान विष्णु. वो भगवान विष्णु के स्वरूप को बता रहे हैं। भाई एक पुरुष है जिसके 1000 सर हैं, 1000 पैर हैं, और ये सारी चीजें हैं। अब ये तो एक विराट पुरुष की चर्चा हो गई भाई। क्या आपको लगता है कि दिस मंत्र हैज अ मैथमेटिकल मीनिंग, कि इस मंत्र के पास या इस मंत्र की व्याख्या हम किसी एक मैथमेटिकल फ्रेम में भी कर सकते हैं क्या? यह मंत्र जो है कोई गणितीय सूत्र भी हो सकता है क्या, या क्या यह संभव है? तो अब आप देखेंगे कि अब ये एक प्रश्न यहाँ आता है, मैं इसको थोड़ा सा बीज रूप में छोड़ करके और मैं आपके इसको थोड़ा सा आगे ले चलकर डिस्कस करूंगा। तो इस मंत्र का एक आप कहेंगे कि मैथमेटिकल आंसर भी है, और वो मैथमेटिकल आंसर क्या है कि इट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल। अब कैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला है? सो इन दिस मंत्र देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज सहस्र शीर्षा, सेकंड वन इज सहस्राक्षस, थर्ड वन इज सहस्रपात. As we know that the word Sirsha Akshapat, there are 3 words, and there is a common word which is called Sahasra. तो हम सहस्र को कॉमन निकाल लेते हैं, और अब बचता है शीर्ष अक्षपात. अब आप जानते हैं कि वर्ड विच इज कॉल्ड इन संस्कृत अक्ष, अक्ष मीन्स कर्ण, अक्षो कर्ण, और ये क्या है? एक हाइपोटेनस का वैल्यू है. अब हाइपोटेनस को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बताया इसी मंत्र में. ये कैसे समझ में आया कि भाई ये ठीक है? ऐसा तो नहीं कि अगर हम ये बात कहें कि ये तो सर घूर्णाक्षर न्याय. घूर्णाक्षर न्याय का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि कहीं भी आप आटा जो हम खाते हैं ना, रोटी जिसकी बनाते हैं, वो आटा को आपने फ्लोर पे रखा और उस पर एक चींटी चली, और चींटी के चलने से एक ओम जैसी आकृति बन गई. इसको कहते हैं घूर्णाक्षर न्याय. कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सर आपने खींचातानी करके इसको सेट कर दिया? क्या आपके पास डू यू हैव एनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन द वेदास? भाई सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं. आप जिस मंत्र को चाहेंगे उसको आप अलग अलग तरीके से डिकोड कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा श्रम करना होगा. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं वोकैब्युलरी ऑफ आईकेएस के ऊपर. तो आपको एक ये दिया. दूसरा, हमने कहा कि शब्दों का, अब पहले नंबर पे क्या हुआ आपको मैंने बताया कि वेदों में मंत्रों को रखा गया जिसमें कोई एक नहीं था. इसके बाद बात आती है कि जब वेद रच दिए गए तो मैंने कहा कि वो काफी क्लिष्ट हो गए. क्लिष्ट होने के बाद से मतलब सारे मंत्रों का एक जो है कह सकते हैं कि पूर्वापर क्रम जो है नहीं बन पा रहा था. तो अब क्या हुआ कि इसको कैसे समझा जाए इजिली, क्योंकि ये तो वही समझ सकते हैं जिनकी बुद्धि उस तरीके से जिनका कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल पे हो. तो इसके लिए आचार्यों ने वेदांगों की रचना की. अब वेदांग का मतलब क्या हुआ? वेद के अंग, और वहां 6 वेदांग बनाए गए.
अब आप जानते हैं कि शिक्षा है, कल्प है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है। तो ये 6 जो है अंग वहां बनाए गए। अब इन 6 अंगों को अंग कहने का मतलब क्या था कि जैसे हमने कहा कि ये हाथ है, ये पैर है, ये सर है, ये मुख है, ये कान है। तो इस तरीके से अलग-अलग जब देखेंगे तो आपको सिर्फ हाथ समझ में आएगा, पैर समझ में आएगा। लेकिन जब हम इसको कलेक्ट करते हैं ना, एक साथ जब खड़ा करते हैं तो हमको मनुष्य समझ में आता है। यानी उस मनुष्य को समझने के लिए, यानी ये जो वेद रूपी जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, उस वेद को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट दिस 6 वेदांगास। बिकॉज़ आचार्य महाभाष्यकार पतंजलि सेज ब्राह्मणो निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। विदाउट एनी कॉज यू हैव टू लर्न दी 6 वेदांगास विथ वेदास। आपको बिना किसी कारण के इन 6 वेदांगों को पढ़ना है, किसके साथ में? वेद के साथ में। ठीक है, ऐसा क्यों कहा भाई? क्योंकि ये एलिमेंट्री था, ये बेसिक था कि भाई अगर आप जो है सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि किसी एक विषय से हमारा जीवन नहीं चलता है। खैर, ये अब बातें अलग की होंगी, तो थोड़ा सा हम और सेंटर पे आते हैं। तो हमने कहा कि आपको फिर 6 वेदांगों की रचना हुई। अब इन वेदांगों में क्या किया गया कि अलग अलग विषयों को रखा गया। अब जो भौतिक जगत से रिलेटेड विषय थे उनको ज्यादातर जो एक ज्योतिष नाम का जो वेदांग था उसमें रखा गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, अगर कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इसकी जहां विवेचना की गई उसको व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत रखा गया। इसी तरीके से छंद को समझना था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एवरी वर्ड जो कि एक प्रॉपर इसकी वर्ड की ट्यूनिंग होती है, उसमें ह्रस्व दीर्घ इत्यादि मात्राएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एंशियंट जो भी टेक्स्ट है ना, उनको एक फ्रेम में रखा गया। 8-8 अक्षर का हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, यानी अक्षरों का समुदाय जिनको एक प्रॉपर जो है उसमें पिरोया गया, दैट इज कॉल्ड छंद। तो हम लोगों ने खूब पुराने जितने श्लोक हैं या मंत्रास हैं, हम जानते हैं कि उन्हें छंदों में रखा गया। और वो चाहे वैदिक मंत्र हो या संस्कृत के श्लोक जो हों, वो सब के सब उनको निबद्ध किया छंदों में। अब छंदों में संस्कृत के शब्दों को रखा गया। इनको रखने के लिए अलग अलग मेथड्स बनाए गए। आपको बताऊं मेथड्स क्यों बनाए गए भाई? क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब इधर हम जब आते हैं 4वीं शताब्दी के करीब में, जब आर्यभट्ट आ रहे हैं या 5वीं शताब्दी में वराह मिहिर आ रहे हैं, और जब एक कह सकते हैं ग्रंथों की रचना एक शुरू होती है स्वतंत्र रूप में, तो वहां आने के बाद आप देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न्स यूज किए जा रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि वेद में हमने एक मंत्र का उदाहरण दिया कि सहस्र शीर्षा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। अब यहाँ शीर्ष अक्ष और पाद, अगर मैंने पैर अगर आप देखेंगे तो शीर्ष में, हेलो, तो शीर्ष शब्द विच डिनोट्स हेड, सेकेंड वन इज अक्ष। तो अक्ष से हम देखेंगे तो अक्ष मतलब आई, विच इज अक्ष डिनोट्स आईज। एंड थर्ड वन इज पाद, विच डिनोट्स लेग्स। अब ऐसा सामान्य अर्थ देखेंगे तो आपको अर्थ नहीं लगेगा, लेकिन अब इसको क्या कोई और भी तरीका हो सकता है जानने का, इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं, इस पे मैं भी आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो एक प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करता हूं, फिर इसके बाद से हम उस पर डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे चर्चा किया, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, थैंक यू मैम। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये आपके रूट्स ऑफ आईकेएस हैं। इसके बाद अब एक बात और आती है जिसको लेने के बाद से मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने कहा कि शब्दों का एक बड़ा अपना महत्व है। जब हम संस्कृत वांग्मय की बात करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, क्योंकि शब्दों को बिना समझे हम उसके प्रॉपर मीनिंग पे नहीं जा पाएंगे। हम उसको कैसे डिकोड करेंगे? जैसे मैंने आपसे एक बात कहा कि अपने यहाँ एक शब्द है सूर्य, हम सब जानते हैं, एवरीवन नो अबाउट द सन। तो
सन कहने का मतलब था, व्हाट वाज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ सन? भाई सन कौन था? हु वाज सन? तो इन एंशियंट साइंस, इन मॉडर्न साइंस व्हाट हैपेंस कि जब कोई फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी ऑब्जर्वेटरी में जाता है और वो ग्रह को क्या करता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी टेलीस्कोप से जब देखता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक उसको नाम दे देते हैं, आप कह सकते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर उसको एक नेमिंग देते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक हेली महोदय थे, उन्होंने एक धूमकेतु देखा, उस धूमकेतु का नाम रखा हेली धूमकेतु, ठीक है। बट whenever we are discussing about the Indian culture or Indian tradition or about the Indian knowledge system, who was the inventor of sun? भाई सूर्य को पहले किसने देखा? तो फिर सूर्य का नाम सूर्य क्यों रखा गया? दूसरा, वी आर इफ वी से मून, तो मून का मतलब हो गया, हम कहते हैं कि मून का अर्थ है चंद्रमा, बट चंद्रमा का अर्थ मून से कभी डिनोट नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा भाई? तो मैंने आपसे कहा जैसे एक शब्द था सूर्य, अब एक सूर्य को अगर आप देखेंगे, और हम आज के समय में एक बड़ा अभी क्वेश्चन पे मैं और आऊंगा कि हम इनको कैसे अपने पठन पाठन में ला सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि एक जो दूसरा वर्ड मून है या सन के ऊपर हम पहले जाते हैं, तो सूर्य एक वर्ड है। अब आप देखिए कि पहले का नेमिंग कैसे होता था। जब हमने सूर्य कहा ना, तो सूर्य कहने के बाद से आपको बिग बैंग थ्योरी बताने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को। क्यों भाई? तो जो नेमिंग किया गया, यानी जो पर्टिकुलर एक वर्ड सूर्य बना, वो बना सूय प्रसवे धातु से। मतलब क्या हुआ कि सूय प्रसवे धातु है, अर्थात प्रशवन के अर्थ में। तो सूर्य सिद्धांत में इट इज रिटन इन द सूर्य सिद्धांता प्रसूत्या सूर्य उच्यते। भाई जो सूर्य है उसने क्या किया है? जगत का प्रशवन किया है, इसलिए इसका नाम सूर्य है। तो वहां इन्वेंटर के नेम से सूर्य का कोई संबंध नहीं है। ये वर्ड क्या कर रहा है? पर्टिकुलर, इट इज डिनोटिंग इट्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। भाई जो एक पर्टिकुलर वर्ड है, जो सूर्य है, एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जो बिंब है, उसको क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको सूर्य कह रहे हैं। दूसरा मैंने आपसे कहा कि चंद्र। अब एक चीज आपने हमेशा कभी आप गौर करेंगे, हम सभी अध्यापक हैं और हम सभी अपने क्लासेज में पढ़ाते हैं। हम में से कुछ लोग लिटरेचर के भी होंगे जो लिटरेचर पढ़ाते होंगे। जब हम क्या करते हैं ना कि हम जब कंपेयर करते हैं, जब लिटरेचर में आप देखेंगे, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो या वेस्टर्न लिटरेचर हो, हम जब क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना। कंपेयर करते समय जब खूबसूरती का कंपेरिजन होता है, तो वी कंपेयर विथ मून। हम कहते हैं भाई कि ये चांद सा, मतलब जो है खूबसूरत है, नायिका जो है चांद सी खूबसूरत है, ऐसा कंपेयर करते हैं चंद्रमा के साथ में। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा कि सुबह के समय अगर आप देखिए मंगल को, यानी आकाश में मंगल भी दिखता है भाई, मून इज अ प्लेनेट और मार्स इज ऑल्सो अ प्लेनेट, बट वी नेवर कंपेयर विथ मार्स। हम लोग कभी भी मंगल के साथ कंपेयर नहीं करते। लेकिन कभी आप देखिए जो है कि कितना सुंदर पश्चिम दिशा में कभी आपको मंगल दिखाई देगा, सूर्योदय के समय पूरब दिशा में। कभी कभी आपको शुक्र दिखाई देगा आकाश में कि बहुत चमकीला और बहुत सुंदर सा, बट किसी ने कंपेयर नहीं किया इसके साथ में। और भाई हर कोई किसके साथ कंपेयर कर रहा है ले जा करके? तो वो कर रहे हैं चंद्रमा के साथ में। तो फिर चंद्रमा का मतलब क्या है? तो अब फिर हमें जाना पड़ेगा उसके नेचर पे। कहते हैं कि चंदयति आह्लादयति चंद्र, यानी जिसको देखने के बाद से मन में एक, कह सकते हैं ना कि जॉय, मतलब एक आनंद की भावना फूट पड़े, आह, जिसको देखने के बाद से आह्लादन हो जाए, दैट्स कॉल्ड चंद्रमा। तो अब आप देखेंगे कि मंगल में वो सामर्थ्य नहीं है, बुध में वो सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य शुक्र में नहीं जो आकाश में दिखता है, बट चंद्रमा में ये अट्रैक्शन है, चंद्रमा में ये नेचर है। तो आप देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तीसरा, हम में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो स्टूडेंट्स को जियोग्राफी पढ़ाते हैं, हम भूगोल पढ़ाते हैं या जियोफिजिक्स पढ़ाते हैं। कई बार हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने लैटिट्यूड का। हम बच्चों को समझाते हैं, कई बार लैटिट्यूड समझ में नहीं आता। बच्चे से अगर पूछा जाए कि भाई ये लैटिट्यूड से तुम क्या समझते हो, तो वो क्या करेगा कि फटाक से गूगल खोलेगा और गूगल खोलने के बाद से वो कहेगा भाई हमारा लैटिट्यूड ये है। लेकिन जब एंशियंट हम साइंस को देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो कहते हैं कि एवरीवन, जो भी इस दुनिया में है, उनको अपना दिक, देश, काल, ये तीनों को जानना है। यू हैव टू नो थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्शन और प्लेस, फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, सेकेंड वन इज टाइम, एंड थर्ड वन इज प्लेस वेयर यू आर।
भाई आप कहाँ हैं, ये आपका एक कॉमन सेंस है, ये हर किसी को जानना चाहिए। अब हम जब जियोग्राफी या जियो साइंस पढ़ाते हैं और बच्चे को पढ़ाते समय हम कहते हैं भाई ये लैटिट्यूड है, ये अक्षांश है, तो बच्चा पूछे भाई कि अक्षांश क्या है, तो हम क्या करते हैं, वी एक्सप्लेन एंटायर एक्सप्लेनेशन, हम एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसको बताते हैं। भाई एवरी वर्ड हैज पर्टिकुलर मीनिंग, इफ वी आर सेइंग again and again in Indian knowledge system that every word has its particular meaning. So Akshans has also its particular meaning. So you do not have to describe a particular explanation of a particular word. भाई अक्षांश क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूड? सो अगर आप देखेंगे अक्षांश जो शब्द है ना लैटिट्यूड, ये डिराइव है किससे, अक्ष और अंश से। देयर आर टू वर्ड इन अ सिंगल वर्ड, अक्ष और अंश, ठीक है ना। अब अक्ष का मतलब होता है हाइपोटेनस, मैंने आपसे कहा ना अभी पहले ही मंत्र में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक आता है शब्द अक्षोकर्ण, अक्ष इज अ हाइपोटेनस, मतलब कर्ण है ये। तो कहते किसका हाइपोटेनस है। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि अक्षांश में देयर आर टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज अक्ष एंड सेकेंड वन इज अंश। तो अक्ष मतलब हो गया कर्ण, अब कर्ण का अंश आपको जाना, यही तो अक्षांश है। तो बच्चा पूछेगा अच्छा भाई ये अक्ष का अंश कैसे हुआ। तो व्हाट हैपेंड बिहाइंड दिस देयर वाज एन इंसिडेंट, एक घटना हुई जब इसको आचार्यों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने आपसे कहा कि जब ऋषि मंत्रों को लिख रहे हैं तो उन्हें कहा गया ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, वो मंत्र के दृष्टा हैं, वो होल फेनोमेना को देख रहे हैं, होल ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अक्षो कर्ण, अब जो है अक्ष का अंश ही अक्षांश है। तो कहा अच्छा इसको कैसे समझ सकते हैं, तो एक जो घटना हुई मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्या होता है कि एक बार ऋषि जो है इक्वेटर से, यानी 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है हमारा, आप देखेंगे जीरो एट द एंशिएंट टाइम, जब हमारा जो हमारी जो क्रांति थी, यानी इट वाज दैट पर्टिकुलर टाइम जब ध्रुव तारा दोनों, मतलब कह सकते हैं जो दोनों ध्रुव नक्षत्र हैं, ये दोनों ध्रुव नक्षत्र इक्वेटर से दिखाई देते थे। तो अभी अपने पृथ्वी का जो अपने एक्सिस पे जो झुकाव है वो 23 डिग्री 30 मिनट है। एक टाइम था जब ये टिल्टनेस 24 डिग्री था। तो जब अपनी पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्ट थी, ऑन ऑन दैट टाइम ये एक फिनोमेना था कि दोनों जो आपके ध्रुव तारे थे वो आपको 0 डिग्री इक्वेटर से दिखाई देते थे आपके हॉरिजन में। अब क्या होता है, आचार्य 0 डिग्री लेटीट्यूड से उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू होता है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो उत्तर दिशा की तरफ जाता है। जैसे जैसे नॉर्थ जाता है वो एक फेनोमेना देखता है क्या, कि वो जो ध्रुव तारा है ना उसको धीरे धीरे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। जब वो पहुंचता है मतलब अर्थ अपने अर्थ के नॉर्थ पोल पे, तो वहां जाकर के देखता है कि ध्रुव तारा जस्ट उसके जेनिथ में, यानी बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगेन ही इज कमिंग बैक टुवर्ड्स इक्वेटर, वो इक्वेटर की तरफ वापस आता है और देखता है कि भाई फिर ध्रुव तारा वहीं स्थित हो गई। अब एक बात उसको समझ में आती है कि भाई ध्रुवोन्नति नाम अक्षांश, ही इज गिविंग अ डेफिनेशन, ध्रुवोन्नति नाम अक्षांश, यानी ध्रुव तारा आपके क्षितिज से जितना ऊपर होगा वही अक्षांश है, इसी को कहा अक्षांश। अब क्या करेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे। तो मेजर करने का तरीका जो आचार्यों ने बताया, कहा कि भाई आप एक सिंपल सरफेस, प्लेन सरफेस पे आप जाइए जो आपके प्लेस पे हो, और वहां एक पाइप आप लगाइए अपने सरफेस से, और उस पाइप को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाइए। उस पाइप से जब आप ध्रुव तारा को देखने लगेंगे तो आप उस पाइप को वहां रोक दीजिए। उस पाइप और जो सरफेस के बीच का जो एंगल होगा ना, जो हाइपोटेनस के बीच का एंगल होगा, वो होगा आपका अक्षांश, यानी उतने ही डिग्री आपका अक्षांश आएगा। सो हाउ इट हैपेंड, कैसे ये हुआ, तो हाउ डिड दे डिफाइन ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैटिट्यूड इन अ सिंगल वर्ड। तो ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का वैशिष्ट्य है कि हर शब्द में एक डेफिनेशन छुपा हुआ है, एवरी वर्ड हैज इट्स पर्टिकुलर मीनिंग, और हम उसको अगर एक अक्षर भी घटा देंगे तो उसका पूरा का पूरा अर्थ बिगड़ जाएगा। तो अब बात आती है कि हम इसको जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ये तमाम अभी तो मैंने एग्जाम्पल्स आपको कुछ ही जो है सब्जेक्ट्स के दिए हैं, बाकी ऐसे कह सकते हैं कि हर डोमेन के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब बात आती है कि भाई इनको हम कैसे जाने, हर वर्ड के अगर वोकेबुलरी ऑफ आईकेएस हमको जानना है तो उस वोकेबुलरी के मीनिंग को हम कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 तरीके जनरली डिनोट किए हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हैं। पहला जो हमने आपसे कहा कि
थ्रू व्याकरण। व्याकरण शास्त्र के द्वारा क्या करेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के थ्रू हम एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जानते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, हम सब जानते हैं कि ये जो है इसमें प्रीफिक्स है, इट इज द प्रीफिक्स, इट इज द सफिक्स एंड इट इज द रूट वर्ड एंड दिस वर्ड इज मेड बाय दिस रूट वर्ड। तो एक प्रॉपर ये वर्ड इस तरीके से बना है, इसको हम डिफाइन करते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस है। दूसरा जो एक प्रैक्टिस है जिसको हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये तीन चार प्रैक्टिस जो है ना, एक ये आपका भूत संख्या सिस्टम, वर्गाक्षर सिस्टम, कटपयाद सिस्टम और थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो ये कैसे इन सारी चीजों को हम समझेंगे, अभी मैं आपके साथ इस पर डिस्कस कर रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा कि जो पहला जो सिस्टम था व्याकरण, वो आपने समझा। दूसरा हम आते हैं भूत संख्या सिस्टम पे। व्हाट इज भूत संख्या सिस्टम? यहां भूत कहने का मतलब है कि जो भी हम नंबर्स देखेंगे ना, और हम इसको स्पेशली यूज करते हैं साइंस के टर्म में। जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स को या कहीं नंबर्स को डिनोट करना होता है तो वहां पे हम जाते हैं, तो कई बार भूत संख्या सिस्टम के इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, ये भूत संख्या सिस्टम आ कहां से रहा है? तो हम जानते हैं कि भूत का मतलब होता है देयर आर 5 महाभूतास। ये 5 महाभूत है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये 5 महाभूत एक कॉमन हम सब लोग जानते हैं कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, ये 5 मेन एलिमेंट्स है। अब इन 5 एलिमेंट से ये हमारा जो दुनिया है, ये हमारा जो संसार है, ये टोटल बना हुआ है। इसीलिए अब इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, वो कहलाते हैं है कि महाभूत से बनी है या ये भूतों से निर्मित है। भूत मीन्स वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द घोस्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डेमॉन्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पंच महाभूता। ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम है इसमें हम यूज करते हैं किसका? पंच महाभूतों से निर्मित जगत का। इसका यूज किसने किया भाई? तो जब आप देखते हैं, whenever you will open a book which is called सूर्य सिद्धांत, एक टेक्स्ट है एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी का, in that particular book you will see or you will find there are lots of uses of भूत संख्या सिस्टम। वहां आचार्य ने क्या किया है कि he has explained the whole you can say astronomical phenomena through the भूत संख्या सिस्टम। उन्होंने पूरे सूर्य सिद्धांत में मैक्सिमम भूत संख्या सिस्टम को प्रयोग में वो लाए हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि भास्कराचार्य जो कि 12वीं शताब्दी में हो रहे, भास्कराचार्य ने भी खूब इसका प्रयोग किया है। बाद के मैथमेटिशियन ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, और खास करके आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, आपके जो संगीत के ग्रंथ हैं, उनमें भी इसका खूब प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में किया गया है। तो अब ये भूत संख्या सिस्टम को हम कैसे जानते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। भूत संख्या सिस्टम में मैंने जैसे आपसे कहा, एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उधेड़ बुन नहीं है। इसमें सिंपल सा है कि जो संख्या है उसको डिनोट करने के लिए एक प्रॉपर टर्म बना दिया गया कि भाई इस पदार्थ से इसको डिनोट करेंगे। जैसे एक श्लोक हम लेते हैं माधवाचार्य का है कि विबुध नेत्र गजा ही हुतासन त्रिगुण वेद भवारण बाहवः। अब ये एक श्लोक है, वो बता रहे हैं। अब इसमें क्या कहते आचार्य आप देखेंगे, और बाद में खास करके जो हिंदी के भी कवि हुए, उन्होंने भी खूब इन शब्दों का जो है प्रयोग किया है। तो अब एक यहाँ पे देखेंगे कि विबुध जो शब्द है ना, विबुध मतलब देव है ना, विबुध मीन्स देवास। तो देवों के टाइप्स जो बताए हुए हैं ना कि भाई कितने प्रकार के देवता हैं, तो 33। तो देवता शब्द से इन्होंने क्या ग्रहण किया है? 33। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेत्र, सो वी हैव 2 आईज, तो नेत्र मतलब 2। तीसरा कहा गज, गज का मतलब होता है दिशाएं, तो दिशाएं कितनी है? 8। अही मतलब होता है सर्प, सर्प मतलब नागाज। सो हाउ मेनी नागाज आर देयर इन इंडियन ट्रेडिशन? सो देयर आर 8 नागाज। तो 8 अही मतलब सर्प, सर्प मतलब 8। हुतासन मतलब होता है अग्नि, अग्नि कितनी है? 3। इसकी तरीके से त्रि मने 3, गुण मने 3 सत्रहितम, वेद मने 4, भ मतलब होता है नक्षत्र यानी 27। ठीक है ना। इसी प्रकार से वारण मतलब होता है आपको दिशाएं, और बाहु मतलब हैंड्स, तो हैंड से डिनोट किया 2।
अब आप देखेंगे कि इस पूरे ट्रेडिशन में, अब ऐसे अगर आप किसी से पूछते कि भाई इस प्रॉपर विबुध नेत्र गजा हुतासन त्रिगुण वेद भवारण बाहवह का अर्थ क्या हुआ, तो वो निश्चित है आपसे कह देता कि विबुध मने देवता, नेत्र मने दो, यानी दो देवता और हाथी और जो है दिशाएं, पूरा का पूरा अर्थ अनर्थ हो जाता है ना। तो हमें एक सिस्टम, हमने एक ये जाना कि भाई ये जो भी हमारे जो ग्रंथ है ना, जैसे हमने आपसे कहा कि सूर्य सिद्धांत है, भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि है, अगर आप इनमें से किसी भी ग्रंथ को देखेंगे आप ये इनको पाएंगे कि भाई वहां पे भरपूर रूप से जो है इनका प्रयोग किया गया है। दूसरा जो सिस्टम मैंने आपसे कहा कि पहला जो था भूत संख्या सिस्टम, सेकेंड वन वाज वर्गाक्षर सिस्टम, ठीक है ना। अब ये वर्गाक्षर सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। ये वर्गाक्षर सिस्टम आ कहां से रहा है? ये वर्गाक्षर सिस्टम का मतलब है, तो वर्गाक्षर सिस्टम का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि हम जब एंशियंट मैथमेटिक्स की बात करते हैं, या हम अपने यहाँ क्लास में बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो एक कॉमन नेम बहुत हम लोग मतलब कह सकते हैं कि एक्सटेम्पोर लेते हैं, और वो नेम है आचार्य आर्यभट्ट का। हम कहते हैं कि भाई आचार्य आर्यभट्ट ने जीरो दिया, और भी बहुत सारे मतलब उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे घूमती है। तो उनका मतलब एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी और इंडियन मैथमेटिक्स और इंडियन साइंस के उसमें जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो जब हम आर्यभट्ट की बात करेंगे ना, तो आर्यभट्ट को हम कभी भी मतलब वर्गाक्षर सिस्टम से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज आचार्य आर्यभट्ट वाज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ द वर्गाक्षर सिस्टम। अब वो आर्यभट्ट का आप देखेंगे, अच्छा इसका यूज कहाँ करेंगे? अभी हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले एक एक्सिस बैंक का प्रचार आ रहा था कि अगर आप अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इन सारे सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं। अब आर्यभट्ट लेकर के आते हैं वर्गाक्षर सिस्टम, और आर्यभट्ट के सिस्टम को, यानी हम जब भी हमको एंशियंट साइंस के टर्मिनोलॉजी को समझना होगा ना, तो हमें इन थियरीज पे जाना होगा। तो आर्यभट्ट क्या कहते हैं कि वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गाक्षराणि अवर्गे कात यह खद नव के स्वरा नव वर्गे वर्गे नवांत्य वर्गे वा। ये एक श्लोक है आर्यभट्टियम के सेकंड चैप्टर का, ये जो है श्लोक है, दस गीतिका पाद यानी पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का ये श्लोक है। अब आर्यभट्ट जो अपनी पुस्तक की रचना कर रहे हैं जिसका नाम आर्यभट्टियम है, वो पहले ही बता रहे हैं 10 श्लोकों में कि भाई इस ग्रंथ में क्या क्या चीजें हैं और इनको आप कैसे डिकोड करेंगे। इन दिस रेफरेंस आचार्य आर्यभट्ट डिस्क्राइब द वर्गाक्षर सिस्टम। अब वर्गाक्षर कहने का क्या मतलब है? देयर आर 5 वर्गास। फर्स्ट वन इज क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देयर आर 5 वर्गास, 5 सीरीज, 5 series there are described by the acharyas or the described by the you can say आचार्य ऑफ व्याकरण शास्त्र। तो एक ये था जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। अब आप देखेंगे कि इसमें एकदम क से लेकर के मतलब एवरी लेटर हैज अ सिंगल नंबर, हर माने अक्षर के पास से एक नंबर है। जैसे क मीन्स 1, ख मीन्स 2, ग मीन्स 3, घ मीन्स 4, ng मीन्स 5, च मीन्स 6, सो टिल म। सो म इज 25 इज डिनोटेड बाई म, यानी म को 25 असाइन किया, ठीक है। इसके बाद से कहते हैं कि वर्गाक्षराणी वर्ग, ये तो क्लियर था कि वर्गाक्षरों के वर्ग के ही नंबर को दे देंगे। और फिर दूसरा कहते हैं कि वर्गाक्षराणी वर्ग, और अवर्गाक्षराणी अवर्ग का मतलब था अ ई उ, ये जो वोवेल्स थे, इन वोवेल्स को भी नंबर असाइन करना है। अब कितना करेंगे वो आगे बता रहे इसमें। तो दूसरा कहते हैं कि कात न मौ यह, यानी क से लेकर के जो म की, क से लेकर के जो म तक का वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ङ मौ यह, यानी कार क ख ग घ ङ, यानी ये जो आपका 5 है, और इस म यानी कि इस 25, इन दोनों को मिला दीजिए तो इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी? य की, यानी कात ङ मौ यह की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अब आप य र ल व आगे के वर्णों को समझ सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ एक जो है उसको डिफाइन किया। दूसरा ये कहते हैं कि ख द्विनव के स्वरा नव वर्गे वर्गे नवांत्य वर्गे वा, ठीक है ना।
तब आप देखेंगे कि ये सीरीज है 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 9 वोवेल्स को इन्होंने लिया है और 2 जीरोस को बढ़ाते चले गए हैं नंबर्स को डिनोट करने के लिए। ये एक कॉमन सा इनका पैटर्न था आचार्य आर्यभट्ट का। अब वो कहेंगे कि अरे इतना बड़ा बताने का सर एक्सप्लेनेशन कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा इनके एक्सप्लेनेशन के थ्रू इनके ट्रेडिशन को समझते हैं और इनके द्वारा लिखे शब्दों के थोड़ा हम अर्थों को समझते हैं कि हाउ वी कैन डिकोड द वर्ड विच आर डिस्क्राइब्ड बाय आचार्य आर्यभट्टा इन आर्यभट्टियम। सो देखेंगे जब आप कि वो जब वो रिवोल्यूशन ऑफ सूर्य बताते हैं कि भाई सूर्य अपनी कक्षा में जैसे कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी दफा घूमती है, तो उसको बताते समय वो लिखते हैं एक महायुग में वो कहते हैं कि भाई वो कितने चक्कर लगाएगी, तो वो मतलब जो है अपने पूरे सर्कल में, तो कहते हैं कि क्षुघ्री। यानी अब ये देखिए मात्र एक इतना इन्होंने लिखा कि क्षुघ्री और क्षुघ्री लिख देने मात्र से क्या हुआ कि इन्होंने नंबर कितना डिनोट किया 43,20,000। यानी बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को उन्हें डिस्क्राइब करना था तो उन्होंने क्या किया डिस्क्राइब किया एक छोटे से वर्ड से। अब आप जानते हैं कि आज के टाइम में हम जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना तो समटाइम्स वी से वी आर नॉट द चैटर बॉक्सेस। हम रट्टू तोता नहीं बनना चाहते हैं, बट हम कहते हैं कि चिंतन आप कब करेंगे भाई, आपके दिमाग में भाई चिंतन कब होगी, आप सोचना कब शुरू करेंगे, जब आपके दिमाग में कुछ वेरिएबल्स प्री डिफाइंड होंगे। तो ये आचार्यों की पद्धति थी कि इन वेरिएबल्स को दिमाग में कैसे स्थापित करना है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूलाज बताए और उन फॉर्मूलाज को ला करके डिनोट किया अलग अलग कोडिंग सिस्टम में। अब जैसे मैंने कहा कि क्षुद्र से उन्होंने 43,20,000 को बताया। अब आप एक चीज देखेंगे इसमें कि अगर क्षुद्री का हमें अर्थ करना हो थ्रू व्याकरण, सो व्हाट विल बी इट्स पर्टिकुलर मीनिंग, भाई इसका पर्टिकुलर अर्थ क्या होगा। हम नहीं डिकोड कर पाएंगे कि भाई ठीक है इसमें ये जो है प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ये रूट वर्ब है। देर इज नो एनी प्रीफिक्स, देर इज नो एनी सफिक्स, देर इज नो एनी रूट वर्ब। सो इट वाज द सिस्टम ऑफ आचार्य आर्यभट्ट जो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एक मैंने कहा कि बहुत कॉमन आप देखेंगे खास करके नॉर्थ एंड साउथ, ये बोथ जो हमारे रीजन्स हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के जिन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। और इन आचार्यों में वन ऑफ द आचार्य वाज आचार्य भास्कर आचार्य। सो उनका कंट्रीब्यूशन कोई मतलब नकार नहीं सकता है। तो जब हम देखेंगे कि बात जब नॉर्थ और साउथ दोनों ही सिस्टम्स की आएगी तो एक ऐसा ट्रेडिशन है जो दोनों तरफ से कॉमन था। और ऐसा नहीं था, जब मैंने आपसे कहा कि भूत संख्या सिस्टम वाज आल्सो कॉमन इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। As I am discussing about the Katapayadi system, so Katapayadi system is also common in North India and South India. जब आप कर्नाटक म्यूजिक देखेंगे तो कर्नाटक म्यूजिक में भी जब वहाँ रागों के बारे में बता रहे हैं तो ही इज डिस्क्राइबिंग द रागाज थ्रू द कटपयादी सिस्टम। और जब हम साइंस के फॉर्मूलाज को देखते हैं खास करके वैदिक कंटेक्स्ट में, तो हम उनको तभी डिकोड कर सकते हैं जब हम जानेंगे किसको, कटपयादी सिस्टम को। सो व्हाट इज कटपयादी सिस्टम, इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर वाचिंग। अब यहाँ कटपयादी सिस्टम में एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि कटपयादी सिस्टम में कहेंगे किसको, कटपयादी सिस्टम ये है क्या। तो इसको देखते हैं। कटपयादी सिस्टम का मतलब है कि चार वर्ड्स आई एम चैंटिंग रेगुलरली क ट प य। कटपयादी सिस्टम इज क ट प य। इस कटपयादी सिस्टम में चार जो है हमारे लेटर्स आ रहे हैं, पहला है क, दूसरा है ट, तीसरा है प और चौथा है य। यानी इसमें हमें जब नंबर्स को डिनोट करना है ना, तो आप देखेंगे मैंने आपसे कहा था कि पहले वर्गाक्षर सिस्टम था। तो वर्गाक्षर सिस्टम में क्या था कि 5 वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। लेकिन यहां हमें क्या होगा कि यहां जो है 4 अक्षर होंगे जहां से गणना 1 से शुरू होगी। जैसे करें क से, क मीन्स 1, ख मीन्स 2, ग मीन्स 3, घ मीन्स 4। ठीक है, ऐसे ही जो है अब आगे चल के इसके गणना को करेंगे। दूसरा, जैसे ही ट आएगा ना, तो ट पे आते आते क्या होगा, जैसे ही ट आएगा
तो ट के आने के साथ ही फिर कैलकुलेशन 1 से शुरू होगा, यानी क ट प य पे आके नंबर फिर से स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, ये जब हम अभी आगे एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये कटपयाद सिस्टम में मैंने आपसे कहा कि 4 लेटर्स हैं, क ट प य। सो ये जो 4 लेटर्स हैं ना, ये चारों लेटर 1 को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चारों लेटर जो है किसको डिनोट करते हैं? 1 को। अब जैसे हमने कहा कि क ट प य, अब य के बाद देखेंगे तो य इज 1, र इज 2, फिर ठीक है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे जो ये श्लोक है कि नया वचश्च शून्यानि, यानी नौ, यानी त थ द ध न, न इज इक्वल टू 0, य च छ ज झ य इज इक्वल टू 0, एंड अचह मीन्स जो स्वर है अ री इत्यादि, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई 0। और फिर कह रहे संख्या कटपयादय, मतलब क ट प य जो ये 4 लेटर्स हैं इनको हम जो है नंबर से डिनोट करते हैं। और एक और बात कह रहे हैं कि ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि 2 वर्ड्स आ जाएं, ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें 2 या 3 लेटर्स एक साथ मिले हुए हों, जैसे हमने कहा क्या। तो एक क्या का उदाहरण हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्या में 3 वर्ड हैं, क है, य है और अ है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मिड वाला वर्ड है, यानी क्या में क, य और अ जो है ना, इसमें य को लेंगे। कहेंगे सर आप जो है हम लोग इतना कोई डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हो सकता है कि समझ में नहीं कई बार ये चीजें आती हैं कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने एक बार आपको बताया कि इस तरीके से इसको देखेंगे और एक उदाहरण देखेंगे तो आपको फटाक से समझ में आएगा कि ये है क्या एक्चुअल में। अब देखिए, एक श्लोक मैंने आपके सामने रखा है। हियर इज एन एग्जाम्पल which is written on the slide. गोपी भाग्य मधुब्राता श्रृंगिशो दधिसंधिग खल जीवित खाताव गलहाला रसंधर। अब आप देखेंगे कि इन दिस श्लोका अगर हम बात करें, सो आचार्य इज ऑफरिंग वर्शिप टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। वो भगवान विष्णु को पूजन कर रहे हैं, वो भगवान शंकर को नमस्कार कर रहे हैं। एंड ही इज सेइंग कि गोपी भाग्य मधुब्राता, कहते हैं कि गोपियों के लिए भगवान जो है श्री कृष्ण कैसे हैं, तो कहते हैं मधुप मतलब भौरे के समान है। ठीक है, तो फिर वो आगे के एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि ठीक है भाई कैसे, तो जैसे मधुप मतलब जो भौरा होता है, जब वो फूल के पास जाता है तो फूल का मुखकमल विकसित हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं तो उनका मुखकमल विकसित हो जाता है। और देख रहे हैं कितना सुंदर अर्थ आचार्य ने मतलब यहाँ लिखा है। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ पाई टिल 31 डिजिट, कि ये पाई का वैल्यू है जिसको हम 22/7 यानी 22/7 के रूप में देखते हैं, या 3.1416 हम जानते हैं, 3.1416। तो क्या ये पॉसिबल है कि दिस नंबर इज गिवन इन दिस श्लोका, कि ये संख्या, ये इतना बड़ा जो है पाई का वैल्यू इस श्लोक में दिया गया है। So I am saying yes, it is the value of pi, and how it is described, we are going to denote it and we are going to define it. So let's see, इसको देखते हैं। अब हमने आपसे कहा कि गोपी भाग्य मधुब्राता, देखिए सिंपल सा श्लोक है ना। तो कटपयादि सिस्टम में क्या होगा, क ट प य को एक एक मानना है, ठीक है ना। तो अब क से हम गणना शुरू करेंगे। तो हम जब क से स्टार्ट करते हैं तो पहला देखेंगे क ख ग, यानी ग जो है किस नंबर को डिनोट करेगा, 3। ठीक है, फिर आएगा बात क्या, प, यानी क ट प य। तो प को कितना लेना है, 1। क ट प य को एक एक लेना था, तो प इज इक्वल टू 1, तो 3 1। फिर आया क्या, भाग्य, गोपी भाग्य में भ है, तो प फ ब भ, यानी भ इज इक्वल टू 4, तो यानी 3 1 4। फिर ग, यानी कहा कि हाफ वर्णों को नहीं लेना है, ऐसे वर्ण जो हल हैं उनको नहीं लेंगे। तो इसके बाद वाला कौन सा वर्ण आ रहा है, य। तो क ट प य, यानी य इज इक्वल टू 1, 3 1 4 1। ठीक है ना, गोपी भाग्य यहां तक आए। फिर आया म,
अब देखेंगे म कितने नंबर पे आ गया, तो प फ ब भ म इज इक्वल टू 5। तो 3 1 4 1 5। इसी तरीके से आप चले जाइए ध, तो क ट प य, तो प फ ब भ म त थ द ध त थ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध, तो ध है, ध इज इक्वल टू 9। तो आप देखेंगे 3 1 4 1 5 9। और इस तरीके से जब आप इस पूरे श्लोक को डिनोट करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई टिल 31 डिजिट। यानी हम इसके द्वारा इस श्लोक में क्या बताया गया, हम तो जनरली अब इट हैपेंस इन वेदास कि हम मंत्रों को जब देखते हैं तो हमें लगता है भाई, जैसे आप देखिए ना एक सिंपल सीरीज कि हम जब रुद्राभिषेक करते हैं तो हम भगवान शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मंत्रास्तु बहुअर्थका, इट इज रिटन इन द वेदास कि मंत्र जो है बहुअर्थक है। तो भाई मंत्र जब बहुअर्थक है तो हर मंत्र के पास एक से ज्यादा अर्थ है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि देर इज अ मंत्र इन रुद्राष्टाध्यायी इन 8th चैप्टर विच इज कॉल्ड एकाचमे तिसरश्चमे तिसरश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे। देयर इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, वहां एक नंबर्स की सीरीज दी गई है 1 3 5 7। और हम क्या करते हैं कि हम आराम से जो है हाथ जोड़ करके भगवान का पूजन करते हैं। नाउ इट इज राइट, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि एवरी मंत्र है, मैंने बताया कि इसमें एक से ज्यादा अर्थ है। लेकिन ये एक सीरीज जब हम इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं तो ये वर्गांतर श्रेणी है। इट इज द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स। तो यहां आप देखेंगे कि क्रमशः वहां एकाचमे तिसरश्चमे वहां स्क्वायर्स का डिफरेंस डिफाइन किया गया है। तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे कि जब हम जानते रहेंगे कि प्रॉपर डिनोट करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। तो मैं हम लोगों ने 4 मेथड्स पे चर्चा किया। अब 5वां मेथड जो हमने था आपसे आपके साथ हमने जो डिस्कशन किया है वो ये है कि थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब हम उसके परिभाषा के थ्रू जानेंगे। ठीक है भाई, अब ये जो है कि परिभाषा क्या है, थ्रू हम सॉरी थ्रू एक्सप्लेनेशन क्या है, और कैसे हम थ्रू द एक्सप्लेनेशन एक पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को जानते हैं। तो अब हम इस पे आते हैं। अब जो ये बात है कि थ्रू एक्सप्लेनेशन हम चीजों को समझेंगे। अब जैसे एक वर्ड आता है, हमने आपसे कहा कि सिद्धांत, है ना। सिद्धांत मीन्स जब हम कहेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कहने का मतलब हो गया कि भाई सिद्धांत, और सिद्धांत कहने का मतलब है कि सिद्ध हो अंत जिसका, भाई जिसका रिजल्ट एकदम डिफाइन है कि इसका रिजल्ट ये है। भाई जाहिर सी बात है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब हम देखते हैं तो वहां वो अंत डिफाइन है उसका कि भाई अंत में रिजल्ट क्या आना है, कि भाई हर क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया अगर होगी तो इट इज वेल डिफाइंड, इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। बट जब हम सिद्धांत जब कहेंगे एक कंटेक्स्ट में, और दूसरा वही देखिए जब हम सिद्धांत जब जाकर के आयुर्वेद में कहते हैं तो इट हैज डिफरेंट मीनिंग, इसके पास दूसरा अर्थ होगा। बट whenever we are discussing about the in scenario or in perspective of Indian astronomy in astronomy and mathematics, so it has different meaning। कैसे होगा, जैसे सिद्धांत को बताते हुए आचार्य भास्कर भास्कर आचार्य जिनका पीरियड 12th सेंचुरी है, 12वीं शताब्दी है, वो लिखते हैं कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च द्विषधाम दुधाच गणितम प्रश्नस्तथाशोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतः स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधई। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन वो एक सिंपल वर्ड सिद्धांत के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं भाई कि जहां क्या हो कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, मतलब जहां टाइम के माइक्रो यूनिट से लेकर के और लार्जर यूनिट की मतलब जो है यूनिट को बताया गया हो, यानी प्रलय के काल तक की गणना। और मानव प्रभेद क्रमात्, मतलब जो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स को, मतलब मीटर किलोमीटर लीटर इत्यादि जो हम आज पढ़ रहे हैं। इट वाज द यू कैन से जो है इसको इट यूज टू टीच इन सिद्धांत स्कंध, इसको सिद्धांत स्कंध में पढ़ाते थे। द्विधाच गणितम, टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स, इनको भी कहां पढ़ाया जाता था ले जाकर के सिद्धांत स्कंध में। द्विधाच गणितम
भू यानी जियोग्राफी, इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सिद्धांत स्कंधा. धीष्ण्य मीन्स नक्षत्र विज्ञान, इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सिद्धांत स्कंधा. ग्रह संस्थितेश्च कथनम मीन्स एस्ट्रोनॉमी, इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सिद्धांत स्कंधा. तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमान चारश्च दिशाम दुधा च गणितम प्रश्न तथा सूत्र भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम एंड यंत्रादि यत्रोच्यते मीन्स जहां इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया हो. सो इंस्ट्रूमेंटल साइंस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सिद्धांत स्कंधा. तो हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि इट वाज द यू कैन से इट वाज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन्स. ये अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन्स का एक ग्रुप था जिसको सिद्धांत कहा जाता था. तो इसी तरीके से जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना, तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कंडीशन वहां पे कि वो एक व्यापक अर्थ को लेगा और विदाउट एक्सप्लेनेशन यू विल नॉट बी एबल टू नो दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. So I am giving you the some examples. Just like you can say, you will get a common word in every text of IKS, which is called अनुबंध चतुष्टय. एक शब्द आपको आप देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के हर ग्रंथ में मिलेगा जिसको कहा जाएगा अनुबंध चतुष्टय के नाम से डिनोट किया गया. अब ये अनुबंध चतुष्टय क्या है भाई? अगर हम किसी भी डोमेन की किताब को पढ़ने जाएं और आप देखेंगे इसको हम अभी मॉडर्न टेक्निक्स में भी जो है उपयोग कर रहे हैं. जैसे हम देखते हैं ना कि कोर्स आउटकम क्या है, यानी इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं. अब आप हर चैप्टर के पहले बताते हैं. सो इन इंडियन नॉलेज सिस्टम देयर वाज अ ट्रेडिशन बिफोर स्टार्टिंग बिफोर you can say at the initial point of the particular granth it was written that what is the anubandh chatushtay of this particular granth. ये इस पर्टिकुलर ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है. और अनुबंध चतुष्टय के लिए कई बार हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फोरफोल्ड रिलेशनशिप. सो अनुबंध चतुष्टय बताता है कि देयर आर फोर थिंग्स इन अनुबंध चतुष्टय. अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन. मेनली इसका प्रयोग किया गया था फिलॉसफी में. सो वो कहते हैं क्या कि देयर आर फोर कंटेंट्स, देयर आर फोर थिंग्स इन अनुबंध चतुष्टय. फर्स्ट वन इज अधिकारी. अधिकारी मीन्स कॉम्पिटेंट पर्सन, कौन इस विषय को पढ़ने के लायक है. जैसे आप जानते हैं कि जब आप किसी को 9th का सिलेबस पढ़ाते हैं तो उसको कौन पढ़ सकता है भाई, जिसने 8th पढ़ा हो, या हमने कहा कि हमें जो है जोड़ घटाव बताना हो या चाल दूरी समय बताना हो, तो उसके पहले हम कहते हैं भाई कि इसको बेसिक नॉलेज कैलकुलेशन का यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इसको नॉलेज होना चाहिए. तो हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस नॉलेज डोमेन, कौन इस जो है ग्रंथ को पढ़ने का, इस नॉलेज डोमेन को पढ़ने का अधिकारी है. जैसे आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ आचार्य भास्कराचार्य इन लीलावती. ही इज राइटिंग दैट हु इज द अधिकारी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी आप किसको एस्ट्रोनॉमी पढ़ा सकते हैं और इसके लिए प्री रिक्विजिशंस क्या क्या हैं. तो ही इज डिस्क्राइबिंग दैट द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमननिष्ठः शब्द शास्त्रे पटिष्ठः यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी शून्यथा नामधारी. मीन्स जो व्यक्ति द्विविध गणित मुक्तम, दो तरह के मैथमेटिक्स को जानता हो, यानी अलजेब्रा और अर्थमेटिक को जो पढ़ा हुआ हो, और दूसरा कहते हैं कि शब्द शास्त्रे पठिष्ठा, और जो व्याकरण को भी जानता हो वही व्यक्ति एस्ट्रोनॉमी को पढ़ सकता है. ये एक प्री रिक्विजिशन था उस ग्रंथ को पढ़ाने के पहले भास्कराचार्य का. दूसरा, अब कहते हैं कि जो इस फोरफोल्ड रिलेशनशिप में व्हाट इज द सेकंड वन, दैट इज विषय. तो विषय मीन्स क्या पढ़ा रहे हैं आप इस पूरे चैप्टर में. जब हम क्या करते हैं, चैप्टर कोई लिख रहे होते हैं या छात्रों को बता रहे होते हैं, या हम जब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना, सो वी डिस्कस अबाउट दिस कि वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. हम इस पूरे व्याख्यान में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका क्या जो है विषय है, इसमें हम क्या बताएंगे, ये है दूसरा आयाम इसका. थर्ड वन इज संबंध. संबंध मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड नोअर. भाई जो जिसको जानना है, जिसको ज्ञात करना है, और एक जो दूसरा जिस माने जो जानने वाला है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. और थर्ड वन इज प्रयोजन. व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द गोल, और व्हाट इज द इंटेंडेड आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज प्रयोजन.
तो ये अनुबंध चतुष्टय, चाहे आप भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी भी विषय को अगर आप देखेंगे तो इन अनुबंध चतुष्टय, जैसे अब ये अनुबंध चतुष्टय मिलता कहाँ है भाई, ग्रंथ में कहीं ना कहीं तो होगा। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे ही ग्रंथ के इनिशियल पॉइंट यानी मंगलाचरण पे जाएंगे, जस्ट मंगलाचरण के बाद में हर ग्रंथ में आपको, चाहे वो आयुर्वेद का ग्रंथ हो या आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का कोई ग्रंथ हो या कोई ज्योग्राफी का ग्रंथ हो या कोई मैथमेटिक्स का ग्रंथ हो या कोई नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट का ग्रंथ हो, ये सारे ग्रंथ प्राचीन वांग्मय में हैं। और इनको कहाँ अगर मिलेंगे, अगर इस पे बात आती है कि एक बेसिक अगर हमें जानना हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट का ओरिजिन कहाँ मिल रहा है, तो आप सिंपल एक काम करिए, आप उठाइए बृहत संहिता। मैं एक बहुत सामान्य ग्रंथ के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, विच इज कॉल्ड बृहत संहिता। बृहत संहिता इज रिटन बाय आचार्य वाराहमिहिर इन 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट अर्काइव। आप इंटरनेट अर्काइव पे जाएंगे, वहां एकदम बिल्कुल बिना 1 रुपया दिए आपको ग्रंथ मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन 5th सेंचुरी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। वो क्या गजब आचार्य लिखते हैं, मतलब आप देखेंगे हर चीज के लिए कि भाई हम आश्चर्य होगा आपको। वंस आई वाज जस्ट स्टडिंग अबाउट द हेयर डाई, कि भारत में दुनिया में ये जो बाल रंगने की कला है ना, और जो हम आज इत्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा। तो मैंने जब मुझे ऐसी कोई समस्या होती है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो मैं देखता हूं। और फर्स्टली आई गॉट द रेफरेंस ऑफ हेयर डाई मेकिंग इन बृहत संहिता। बृहत संहिता में आप देखेंगे तो बृहत आकार का ग्रंथ आचार्य वाराहमिहिर ने लिखा है, जिसमें नेचुरल डिजास्टर से लेकर के, और आप देखेंगे कि जियोग्राफी और इसके बाद से जो है आपको एग्रोनॉमी के ऊपर, फिर इसके बाद से एग्रीकल्चर के ऊपर, आपको जियोग्राफी के ऊपर, मतलब अद्भुत उन्होंने लिखा है। तो जब भी आपको लगे ना, जैसे कई बार हम लोगों से पूछते हैं, हम सब में से आचार्य, कि भाई टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इनकलकेट द इंडियन नॉलेज सिस्टम इन योर ओन डोमेन, कि हम अपने डोमेन में इंडियन नॉलेज सिस्टम को इनकलकेट करें। सो व्हाट विल बी द रेफरेंस बुक, कौन सा वो रेफरेंस ग्रंथ होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेसिकली अगर आप साइंस डोमेन के हैं तो आप जाकर के बेहिचक कभी बृहत संहिता उठाइए, और सिर्फ ऊपर का उसका जो इंडेक्स दिया हुआ है, आप एक बार इंडेक्स को पलट के देखें, आपको अद्भुत मतलब नॉलेज आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि क्या उन्होंने जबरदस्त समझाया। और मैं मोस्टली जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं वो लगभग उसी समय के ग्रंथ के हैं, तो आप जरूर देखिएगा अगर आपको समय मिले तो। और वहां भी मैंने आपसे कहा कि आचार्य वाराहमिहिर हैज आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फोरफोल्ड रिलेशनशिप। वो शुरू में ही वो भी स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है। और इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वी आर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट दिस। हर चैप्टर के पहले कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो है इसमें क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, एक पूरी भूमिका में वो डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा एंशियंट ट्रेडिशन था कि अनुबंध चतुष्टय की चर्चा हर ग्रंथ के आरंभ में की गई है। अब जब अनुबंध चतुष्टय की बात आती है तो एक बात जब मैं आपसे चर्चा कर लूं थोड़ा सा, फिर आपको आगे थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। कि मैंने कहा कि ये अनुबंध जो है ना, फिलॉसफी का एक विषय है। एक आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट डोमेन का एक फिलॉसफी है। तो हर सब्जेक्ट डोमेन की जब एक अपनी फिलॉसफी है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है। और वो कहते हैं फिलॉसफी का मतलब क्या है, दर्शन का मतलब क्या है, कि दृश्यते अनेन जगतत्वम। भाई जिस नॉलेज के द्वारा या जिस आप कह सकते हैं माइंडसेट के द्वारा आप उसके परम सत्ता को जान पाते हैं, वो कहलाता है दर्शन। तो अब आप देखेंगे कि जब हम दर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले भारतीय दर्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फिलोसफी, तो हम जानते हैं कि भारत में जो है 6 हमारे यहाँ दर्शन हैं, जो आस्तिक दर्शन हैं। तो हर दर्शन में दर्शन का प्रारंभ ही होता है सृष्टि से, है ना। कि चाहे जो भी फिलोसफी हो, हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा ओरिजिन कहाँ है, वेयर इज आवर ओरिजिन, ये संसार कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी। और फिर बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब इसको हम समझते हैं तो फिर हम उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, और लास्टली हम कंक्लूड करते हैं कि भाई ठीक है, ये संसार जो दिख रहा है ये एक्चुअल में ये हमारा नहीं है, ये क्या है, एक तरीके से कि पदार्थ है। अब देखेंगे आप तो वेदांत फिलोसफी कहता है कि देयर इज ओनली वन मैटर विच इज कॉल्ड ब्रह्मा। वो कहता है कि एक ही पदार्थ है, ब्रह्म है। अब न्याय फिलोसफी कहता है कि भाई आप ऐसा करिए
कि जो है 16 को जानिए। फिर इसी तरीके से सांख्य जो है 24 तत्वों को बताता है, सॉरी 25 तत्वों को बताता है। इसी तरीके से जो योग है वो ईश्वर को लेकर के 26 तत्वों को बताता है। तो एवरी ब्रांच ऑफ फिलोसफी वो क्या करते हैं कि पूरे संसार को अलग अलग तत्वों में डिफाइन करते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे सृष्टि की, तो दो बातें आपके सामने अभी आएंगी जिनको हमें एक्सप्लेनेशन से समझना होगा। एक है कि महाभूत, और दूसरा है आपको मेन एलिमेंट्स। तो ये मेन एलिमेंट्स और महाभूतों की उत्पत्ति के बारे में हमें आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब हम महाभूत कहते हैं ना, ग्रेट एलिमेंट्स जो 5 कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में आती है। और ये सब थ्रू द एक्सप्लेनेशन आपको जाना होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब हम अलग अलग वर्डिंग्स की बात करेंगे तो हम अभी जिसमें चल रहे हैं वो सबके सब एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको जानने होंगे। यू विल हैव टू नो थ्रू द एक्सप्लेनेशन दिस ऑल द वर्ड्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कहते हैं कि सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन कहां से शुरू हो रहा है, तो देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं तस्माद्वा एतस्माद्वा आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद वायु, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। अब कहेंगे इसकी जरूरत क्या थी, अचानक ये पंचमहाभूत क्यों आ गया भाई। तो जब पंचमहाभूत को हमें समझना है ना, तो हमें पंचमहाभूतों के पीछे की एक थोड़ी सी फिलॉसफी समझनी होगी। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में अगर दुख ना हो तो फिलॉसफी की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम जरूरत नहीं भाई, हम दुखी हैं नहीं, तो हमें फिलॉसफी की जरूरत क्यों पड़ेगी। एक बड़ा अच्छा वहां एक प्रसंग आता है, आप देखेंगे कि जब सांख्य कारिका जब ईश्वर कृष्ण जी लिखना शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं क्या कि 3 तरह के दोष, वो दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु। कहते हैं दुनिया में हर व्यक्ति को 3 तरीके का दुख, मतलब जैसे ही वो जन्म लेता है ना, तो 3 तरीके के दुख उसके साथ जुड़ जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक मतलब जो मन में कष्ट है, जो मन में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, मन में कभी कष्ट हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि जो है वेदना हो रही है, तो ये कभी सुख हो रहा है, ये सारी चीजें। दूसरा आधिदैविक का मतलब होता है जो कोई प्रकृति जनित दोष हो, और आधिभौतिक मतलब जो शरीर में हमें बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, जो डेंगू चिकनगुनिया आजकल हो रहा है, तो ये आधिभौतिक दुख है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति पैदा होता है ना, तो इन 3 दुखों के साथ इनका संबंध हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई अगर आपको इन 3 तरीके के जब आपको दुख हो रहे हैं, तो इन 3 तरीकों के दुखों से छूटने के लिए क्यों फिलोसफी पढ़ना भाई। वाई डू यू वांट टू लर्न फिलोसफी। आप ऐसा करिए कि आपको अगर आध्यात्मिक दुख है, मन में कोई समस्या है, तो प्राणायाम कर लीजिए, ठीक हो जाए। अगर दैव जनित कोई आपदा है, तो आप एक काम करिए भाई, उस तरीके का समाराधन करिए या ईश्वर की उपासना करिए। और 3rd नंबर में कहता है कि भाई अगर आपको शरीर में जो है दुख है, बुखार हो गया, चिकनगुनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो दवाई खा लीजिए। आखिर क्यों आपको फिलॉसफी पढ़ना है। तो कहते हैं भाई कि ठीक है, सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण लिखते हैं कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, तीनों जो आपके उपाय हैं ठीक हैं, लेकिन एक चीज आप बताइए कि क्या ये निश्चित है कि अगर हम एक बार, मतलब अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो ये सर्टेन हो जाए कि बीमारी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, ये हमको दोबारा नहीं होगी। तो बोलते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तब बोलते हैं तब क्या करिए, तो कहते हैं ठीक है, अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो थोड़ा वैदिक उपाय है उनको कर लीजिए। भाई कुछ स्तोत्र हैं इनका पाठ कर लीजिए, कुछ सूक्त हैं इनका पाठ कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, इसमें भी समस्या होगी। बोलते हैं क्या, तो कहते हैं कि इसमें क्यों समस्या होगी कि जैसे ही आप वैदिक मंत्रों का पाठ किए, पता लगे कि गड़बड़ी हो गई, पाठ करने में शुद्ध अशुद्ध हो गया, हर व्यक्ति को ये समस्या है। और पता लगे मिलना था पुण्य और हम आ गए और समस्या में, तो बोलते हैं तब क्या करें। तो कहते हैं भाई इस दुनिया को समझ लो। कहते हैं क्या कि बोलते हैं दुख का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो मन है, वो बुद्धि है, वो मस्तिष्क है आपका। और जब आपके मस्तिष्क में कोई ऐसी सृष्टि होती है, जब मैंने आपसे कहा ना कि अब सृष्टि भी 2 तरीके की होगी, आपको बताओ इस सृष्टि भी कैसी होनी है, 2 तरीके की। जब बाहर की कोई सृष्टि होती है ना, उस बाहर के सृष्टि से पहले एक मन में सृष्टि होती है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय सर्ग। उसको प्रत्यय सर्ग ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब बुद्धि में सृष्टि होगी, भाई इसका क्या मतलब है बुद्धि में सृष्टि होगी, क्या सृष्टि तो बाहर होनी है।
बोले नहीं, जो पहली सृष्टि होती है वो मन में होती है, और इसी सृष्टि के समाप्त होने पे बाह्य सृष्टि अपने आप समाप्त हो जाती है। कैसे? तो कहते हैं चलिए भाई एक बार हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आपको लेके आते हैं। 5 ग्रेट एलिमेंट्स कौन कौन है? तो कहते हैं 5 महाभूत हैं नॉर्मली। ये हैं, एक तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये 5 महाभूत आ गए। और जब पृथ्वी हो गई तो पृथ्वी से अन्न, और पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, और अन्न से यह बना हुआ हमारा शरीर। ठीक है। अब इन 5 महाभूतों को, अब ये देखिए, ये जो है जनरली 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स के पीछे जिनको हम ग्रेट एलिमेंट्स कह रहे हैं, मेन एलिमेंट्स हैं जो, वो मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं पंचतन मात्रा। अब पंचतन मात्रा यानी दुनिया की जो भी वस्तुएं बनी है ना, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर ये जल है इस ग्लास में, तो क्या ये 100% जल तत्व है, या इसमें पार्थिवांश भी है, भाई पृथ्वी भी है, या इसमें रूप भी है, या इसमें रस भी है, या इसमें गंध है? तो जाहिर सी बात है कि ये 5 तत्वों से मिलकर के भी ये पानी बना है। यानी जो हम जल को पी रहे हैं ये भी शुद्ध जो है जल नहीं है। तो बोले कैसे? तो उसको बताते हैं कि भाई होता क्या है कि हर तन मात्रा की, यानी हर मेन एलिमेंट की एक अपनी खासियत है। जैसे पृथ्वी तत्व है ना, तो पृथ्वी तत्व में गंध रहेगा। बोले जो शब्द तत्व है ना, उसमें जो आकाश तत्व है उसमें शब्द रहेगा। तो ऐसे हर तत्व का अपना अलग अलग स्वरूप है। और जानते हैं जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड से अगर आप स्वर्ण नहीं बना सकते, वैसे भी किसी मेन एलिमेंट से कोई सृष्टि नहीं हो पाती। तो उस मेन एलिमेंट को कन्वर्ट होना पड़ता है पंच महाभूत में। अब वो कैसे होता है? तो वो कहते हैं कि उसमें 50% जो है उस मेन एलिमेंट का पार्ट होगा, और 12.5% जो बाकी 4 की मात्रा उसमें होती है। इसलिए ये 5 महाभूत आपको जाकर के बनते हैं। अब मैंने कहा कि इस तरीके से अब सृष्टि हुई। इस सृष्टि में 2 तरह की सृष्टि होगी। एक तो बाहर आप जो देख रहे हैं दुनिया, ये संसार, और जो दूसरी सृष्टि होती है वो होती है दिमाग में। और अब 4 बातें फिर इसमें भी आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि हमारे दिमाग के भी 4 पार्ट होंगे, यानी सृष्टि को समझने के लिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो दुनिया के प्रॉब्लम्स है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रहा है? माइंड से। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली जो सृष्टि होती है वो होती है बुद्धि में। यानी जब मन में कोई सृष्टि होगी, जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जाते वक्त उसको दिखा कि भाई ठीक है एक रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरे में उसका पैर उस रस्सी पे पड़ गया। अब आप देखिए कि क्या होता है, वो है क्या एक्चुअल में? रस्सी। लेकिन जैसे ही पांव पड़ा, उसने आंख बंद किया और तुरंत उसके दिमाग में एक सृष्टि होनी शुरू हुई कि अरे बाप रे, ये तो सांप है, इसने डस लिया, अब हम मरेंगे। और करके पूरा का पूरा वो क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है, उसे पसीना होने लगता है, घबराहट होने लगता है। क्या वो सर्प था एक्चुअल में, या कोई एक ऐसी सृष्टि हुई जो जिसने उसको हिला के रख दिया? कई बार वैसे इंसिडेंट जो दुनिया में होते नहीं है, पर उसकी एक मानसिक सृष्टि पहले होती है। इसीलिए इस भौतिक सृष्टि से पहले इस मानसिक सृष्टि को नियंत्रित करना आवश्यक है। और जैसे ही मानसिक सृष्टि पर नियंत्रण संभव होगा, भौतिक सृष्टि से मोह अपने आप भंग होगा और वहां आपको कष्ट होना कम होगा। एक उदाहरण मैं मैक्सिमम देता हूं जब कभी मैं डिस्कस करता हूं इसके ऊपर, कि एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूं, क्योंकि अभी 2-3 चीजें और डिस्कशन अभी आपसे करनी है। एक उदाहरण मैं हमेशा जो देता हूं वो ये है कि एक फेनोमेना होता है बड़ा अजीब सा, कि जैसे किसी को एक बच्चा पैदा हुआ, अगर किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया, अब आप देखेंगे हम बहुत खुश होते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है। अब सपोज दैट मानिए कि ऑपरेशन थिएटर में जब माँ अचेता अवस्था में है, वो बच्चा चेंज हो जाए, उसकी जगह एक दूसरा बच्चा चला जाए, और माँ को नहीं मालूम, परिवार वालों को नहीं मालूम, क्या उस बच्चे से मोह भंग होगा? क्या उस बच्चे से आपका प्रेम खत्म हो जाएगा? नहीं। तो क्या ये बताइए, आपका प्यार सिर्फ अपने बच्चे से था? तो कह देंगे नहीं भाई। तो क्या बच्चे से था? अगर बच्चे से प्रेम होता तो दुनिया के हर बच्चे से आपको प्रेम होता, वो भी नहीं था। क्या उस माने जो बच्चे के आकार का जो पिंड था उससे आपका प्रेम था, तो उस तरीके का दूसरा पिंड रख दिया जाए तो उसमें आपको प्रेम हो जाए? वो भी नहीं था। तो फिर था क्या? तो ये एक बौद्धिक सृष्टि थी, हमारा बच्चा है, मेरा है, मैंने इसको किया है पैदा। तो वो दुनिया भर की सृष्टि बुद्धि में होती है, और वहां से फिर मोह और फिर नियंत्रण और फिर सारा का सारा वो प्रक्रिया एक तरीके से सृष्टि की शुरू होती है।
तो अब मैंने आपसे बताया कि इसी तरीके से दो तरह की सृष्टि हुई, पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत से जो है आपके आगे पांच जो है तन्मात्रा यानी मेन एलिमेंट्स, और इन 5 मेन एलिमेंट से आपके बन जाते हैं 5 जो है ग्रेट एलिमेंट्स। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे बताया कि ये ग्रेट एलिमेंट्स हो गए, अब इनके बाद से अब जब शरीर आता है व्यक्ति का, अब देखेंगे जैसे मैंने कहा कि सृष्टि हुई, अब सृष्टि हुई तो अंत में क्या बना था भाई कि सवा पुरुष सवा एस पुरुष अन्न रसमय, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह जो शरीर है वो अन्न और रस से बना हुआ है। लेकिन यह शरीर भी इतना सिंपल जो है कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो कहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो 5 कोष और 5 प्राण, और इसके बाद से आपको 4 जो है मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इनसे मिलकर के बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ढांचा है। तो अब एक शरीर के भीतर 3 तरह के क्लासिफिकेशन है, और ये थॉट प्रोसेस था हमारे ऋषियों का। कैसे, तो कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे 3 कह सकते हैं स्वरूप हैं। एक मैंने जैसे आपसे कहा कि एक हमारा ग्रॉस बॉडी यानी जो ऊपर दिख रहा है, दूसरा जो है वो सबटल बॉडी है, और तीसरा जो है कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी यानी कारण शरीर, और दूसरा जो सबटल बॉडी है, और तीसरा ग्रॉस बॉडी है। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि इसके पहले बात होती है 5 कोष की। मैंने आपसे कहा कि पंचकोश से मिलकर के बना हुआ है, और खास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में जब आप देख रहे हैं जो हमारी एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो बार बार वो इस बात पे जोर देती है कि भाई हमारा हमारा जो विकास हो पंचकोशात्मक विकास हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो सबटल बॉडी छूट जाए, या कॉजल बॉडी छूट जाए, ग्रॉस बॉडी छूट जाए। तो ये है क्या आखिर कॉजल बॉडी, ग्रॉस बॉडी और सबटल बॉडी, समझते हैं एक बार। हमने आपसे कहा कि 3 शरीर के भीतर 3 लेयर्स की आप कल्पना करिए। फर्स्ट वन हमारा जो है वो है हमारा ग्रॉस बॉडी, यानी ऊपर जो दिख रहा है। इस ग्रॉस बॉडी को ना, ये बना हुआ है अन्नमय कोश, इसको कहते हैं। अन्नमय कोश का क्या मतलब होता है, यह बना हुआ है अन्न से, यानी जो हम अन्न खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है इस मांस रूपी शरीर के रूप में। अब इसके बाद एक दूसरा, उमेश जी आप अपना माइक थोड़ा बंद करेंगे, डॉक्टर उमेश जी। Yes, sir. Yes, sir. तो बात आती है अब दूसरा जो है, मैंने आपसे कहा कि दूसरा जो क्वेश्चन है जिसको हम सबटल बॉडी कह रहे हैं, यानी सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर में देखेंगे आप 3 चीजें हैं। एक तो प्राणमय कोश है, दूसरा मनोमय कोश है, और तीसरा विज्ञानमय कोश है। कोश का मतलब होता है ना कि आच्छादित किया हुआ है, एक तरीके से कवर है। अब प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कहाँ है आपके सूक्ष्म शरीर में। अब थोड़ी इस पे चर्चा जब आप करेंगे तो साइंटिफिक तरीके से आपको चीजें समझने में थोड़ी इजी होंगी। अन्नमय कोश क्या था, उससे हमारा ये सबटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी ये जो हमारी बनी हुई है, यानी ग्रॉस बॉडी अगर सो जाए तो उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो है प्राण, मन और विज्ञान। इसमें अब क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको जो सबटल बॉडी है, यानी यहाँ एक कॉन्सियस जो है आपका मन और बुद्धि और प्राण, इन तीनों का संयोग है। अब वो प्राण क्या कर रहा है भाई, तो प्राण आप देखेंगे कि प्राण का मतलब होता है चलना, गमनवान, यानी जो चल रहा है, जो गमनवान है, वो इस समस्त शरीर में संचरण हो रहा है एक तरीके से, जिसको हम कह सकते हैं। और वायु जो शब्द बना है ना, वो वायु भी वाति गच्छति से बना हुआ है, यानी जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड वायु। तो जो प्राण है अब ये क्या कर रहा है भाई कि शरीर को जीवंत रखने में, यानी शरीर को, ये जो अन्नमय शरीर है, इस अन्नमय शरीर को बैलेंस देने के लिए किसकी जरूरत है, प्राण की। अब वो प्राण क्या कर रहा है आप देखेंगे अलग अलग जगह में स्थित है, यानी हृदय में स्थित है तो उसको प्राण कह रहे हैं। जब वो हम जो है फार्टिंग करते हैं तो उसको कहते हैं कि अपान वायु जो है, जब नाभि मंडल में जो वायु है उसको कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशस्थ व्यान सर्व शरीर का, कि जो वायु हृदय में है उसको, जो हार्ट को पंपिंग करने में सहायता कर रहा है, उसको कहते हैं प्राणवायु। क्योंकि वो क्या कर रहा है, गच्छति मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को शरीर में चारों तरफ ले जा रहा है। दूसरा कहते हैं कि हृदय प्राण गुदे अपान, तीसरा समानो नाभि मंडले, नाभि मंडल में यानी खाने को पचाने में जो वायु सहायक है उसको नाम रखा कि समान है। उदान कंठ देशस्थ, जब हम बर्पिंग कर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, जो वायु ऊपर की तरफ आ रही है उसको कहते हैं
उदान वायु, प्राण अपान व्यान उदान, हाँ। और चौथा जो पूरे बॉडी को जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हीट रख रहा है और जो स्टैंड किए हुए, दैट इज कॉल्ड जो है समान वायु। तो अब ये जो पांच वायु यानी प्राण और मन और बुद्धि, ये किसमें है? सबटल बॉडी को। यानी जैसे ही आपका, आप कह सकते हैं कि प्राण वायु आपकी जीवंत होगी, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और इसके बाद से आपकी बुद्धि तीव्र होगी और मन जो है आपका नियंत्रित होगा, तो ऑटोमेटिक आपके सबटल बॉडी का विकास होगा। और इनके बीच में यानी जो सबसे अंदर है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी आराधना ब्रह्म के रूप में लोग करते हैं, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, आत्मन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी। और वहां सिर्फ आनंद है और सिर्फ ज्ञान है। तो इस तरीके से 5 सीड्स हैं। अब इसमें हमने आपसे कहा कि जो प्राण और मन और जो विज्ञान है, तो प्राण में मैंने आपको बताया कि 5 तरीके के वायु को मिलाकर के प्राण कहते हैं। दूसरा जो आता है मन और विज्ञान, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि मन और विज्ञान क्या है। अब आप देखेंगे कि मन को कहते हैं मन और विज्ञान को कहते हैं बुद्धि। इनके बीच में दो चीजें और आएंगी, वो है चित्त और अहंकार। तो आप कहेंगे कि सर क्या ये पॉसिबल है कि एक ही साथ में ये चारों, मतलब मन ही तो हमारा बुद्धि है, बुद्धि ही तो चित्त है, चित्त ही तो वही तो बता रहा है कि अहंकार है। बोले नहीं, उनके वर्क के, भाई आदमी हर जगह वही ह्यूमन बॉडी है, लेकिन समटाइम्स ही इज अ डायरेक्टर, समटाइम्स ही इज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, समटाइम्स ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर। बॉडी वही है, लेकिन एज पर वर्किंग उनको क्या किया गया, अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो अब देखेंगे कि जैसे ही हम मन की बात करते हैं कि मन क्या है, तो भाई मन हमेशा कह सकते हैं कि उसमें बड़ा अच्छा एक परिभाषा आचार्य लिखते हैं कि संकल्प विकल्पात्मक को इंद्रियम मन। जो मन है ना, जहां संकल्प विकल्प हो रहा है, डायलिमा वाला सिचुएशन जहां है, जैसे यह कुछ है ना नहीं है, हो सकता है ऐसा हो जाए, मतलब जब भी आप संकल्प विकल्प करेंगे, मतलब आप ऑप्शन खोज रहे हैं, आप एक बार सर्टेन हो रहे हैं, एक बार ऑप्शन खोज रहे हैं, एक बार सर्टेन खोज रहे हैं, जहां ये डायलिमा वाली स्थिति होगी, वो काम है मन का। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं ना, तो कहते हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति नाम बुद्धि। जो अंतःकरण की वृत्ति यानी जो निश्चित कर दे, नहीं ये मतलब ये, भाई ये रेड मतलब रेड, येलो मतलब येलो, तो वो क्या है? बुद्धि का काम है। तो जहां निश्चय हो रहा है ना, वो बुद्धि है। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर चित्त क्या है? तो चित्त क्या है? जब आप कोई एक्टिविटी रेगुलर करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जहां बार बार पढ़ते 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 जहां संस्मरण इकट्ठा हो जा रहा है, जहां चेतना इकट्ठी हो जा रही है, मतलब जहां आपकी मेमोरीज हैं पुरानी, वो क्या है? चित्त। और अहंकार क्या है भाई? कि मैं करता हूं, तो ये है पांचवा अहंकार। ठीक है, चौथा है ये अहंकार। ठीक है, इनका काम कैसे होता है, एक छोटे से उदाहरण में हम समझते हैं। इनका काम कैसे होगा? तो कहते हैं भाई कि इसमें सबसे पहले जैसे कोई जंगल में गया, और जंगल में वो जाने के बाद क्या करता है ना, कि सबसे पहले देखता है, जैसे उसने कोई ऐसा ढांचा देखा कि उसके बड़े बड़े बाल हैं और कुछ आवाज ऐसे वो गुर्रा रहा है, तो उसको लगता है कुछ है। अब जैसे ही लगता है कुछ है, तो उसकी पहले मन काम किया। और दूसरे नंबर पे वो क्या करता है कि चेतना से, रिफ्लेक्शन से देखता है कि यार ये वाला ढांचा तो इस तरीके के एक शेर का था, यहां काम किया चित्त। अब बुद्धि ने निश्चित किया, जब थोड़ा सा और क्लियर हुआ, बुद्धि ने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो शेर है। और तब चौथे नंबर पे आता है मैं भागूं। यानी जैसे ही ये बात आई कि अब मुझे भागना चाहिए, तो ये काम होता है अहंकार का। तो यानी ये चार चीजें प्रॉपरली एक साथ कभी कभी और कभी कभी कह सकते हैं कि सिक्वेंशियल काम करती हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे का काम आता है। तो इस तरीके से ये आपके मन बुद्धि चित्त और अहंकार की बात आती है। अब इसके बाद से एक बात और आएगी जिसके ऊपर मैं चर्चा करूं, और ये पॉइंट मैं अब यहीं पे समअप करूंगा कि एक वर्ड है जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नॉन ट्रांसलेटेबल्स इन आई केस। भाई भारतीय ज्ञान परंपरा में नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स हैं। मैं कहता हूं, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, लगभग 16-17 साल के अध्ययन का, जो इस ट्रेडिशन को मैंने गुरुकुल से भी पढ़ा और जो है अभी इसको देख रहा हूं स्वयं भी एज ए रिसर्चर, तो हर वर्ड जो है नॉन ट्रांसलेटेबल है संस्कृत का, क्योंकि उसका अपना पर्टिकुलर मीनिंग है। आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका कहते हैं ना कि जो सार है, जो उसका क्रक्स है, वो खत्म हो जाएगा। तो वो वर्ड संस्कृत में खास करके मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स हैं, जैसे धर्म है,
पुण्य है, आत्मा है, कर्म है, यज्ञ है, शक्ति है, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना, ये नॉन ट्रांसलेटेबल हैं। यानी जो भी वर्ड जिन्हें हम डिफाइन कर रहे हैं, जिन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारे के सारे वर्ड क्या हैं, वो नॉन ट्रांसलेटेबल हैं। और मोस्ट ऑफ द संस्कृत वर्ड्स आर नॉन नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड्स। तो हम आज जो है इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं एक बार अपने मित्रों से जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हो तो हम जरूर उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। Thank you so much, sir, for this very insightful session.